Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu again in front of you with another video of inorganic chemistry. So, in the last video we had discussed about atomic and ionic radii. We had discussed definition of atomic and ionic radii. Okay? तो हमने लास्ट वीडियो में एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई की डेफिनेशंस डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी एटम के न्यूक्लियाई और उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की सीधी दूरी यानी कि द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। और अगर हम आयन की बात करते हैं यानी कि इन एनी आयन, एटम की बात करें तो इन एनी एटम और आयन की बात करें तो इन एनी आयन, द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। इतना हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो होगी किसी भी एटम की वो या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक या फिर आयोनिक, क्योंकि है तो रेडियाई एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। तो here we have two factors affecting which are affecting atomic और आयोनिक रेडियाई, यानी कि हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं जो एटॉमिक यानी परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं को प्रभावित करते हैं। तो हमारे पास दो कारक होते हैं, दो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को इफेक्ट करते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव बोलेंगे इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा हमारे पास होता है शील्डिंग इफेक्ट। हिंदी में हम इसको बोलेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश और इसे बोलेंगे परिरक्षण प्रभाव। तो ये तो हमने देख लिया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, दो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। एक तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा होता है शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव। तो हम ये कहेंगे कि दो फैक्टर्स होंगे, एक तो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम जेड इफेक्टिव लिखते हैं शॉर्ट में, और शील्डिंग इफेक्ट को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से इफेक्ट करी वो देखेंगे। पहली बात तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, तो या तो ये एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को इफेक्ट करी, यानी या तो ये एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को बढ़ाएंगी या फिर उसको डिक्रीज़ कर देंगी। दो ही काम हो सकते हैं ना, या तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को इंक्रीज़ कर देंगे या फिर डिक्रीज़ कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली वाली जो चीज़ हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव का क्या इफेक्ट पड़ता है एटॉमिक रेडियाई पे। तो पहला हम डिस्कस करते हैं जेड इफेक्टिव और इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या असर पड़ेगा, किस तरह से प्रभावित करेंगी एटॉमिक रेडियाई को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जेड इफेक्टिव होता क्या है। जेड इफेक्टिव एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो ये कोई हमने मान लिया न्यूक्लियस है किसी एटम का, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपनी अपनी शेल्स में यानी अपनी शेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में भी होते हैं, इसके अंदर भी शेल्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये जो न्यूक्लियाई होगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को या फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स को जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपने साथ बाइंड करके रखता है, उस स्ट्रेंथ को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यानी कि वो चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज जिसके द्वारा न्यूक्लियाई
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को या फिर सभी इलेक्ट्रॉन्स को, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बांध के रखता है, या फिर ये कहें कि वह प्रभाव जिसमें परमाणु का नाभिक क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स को या फिर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को जितनी प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे हम उस परमाणु का Z इफेक्टिव कहते हैं, यानी कि प्रभावी नाभिक आवेश कहते हैं। अब क्या लिखा मैंने और क्या बोला मैंने कि एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें एटम का न्यूक्लियाई जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जितनी स्ट्रेंथ के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियाई पॉजिटिव चार्ज होता है और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होंगे पार्टिकल्स अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और न्यूक्लियाई जो कि सेंटर में होता है वो आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी कि न्यूक्लियाई जो होगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जितनी स्ट्रेंथ के साथ आकर्षित करता है या जितनी प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस स्ट्रेंथ को या फिर उस चीज़ को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी Z इफेक्टिव कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो हमने समझ लिया कि जितनी स्ट्रेंथ के साथ न्यूक्लियाई जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है उससे हम कहते हैं Z इफेक्टिव। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि जैसे हम देखते हैं ये कोई एटम हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर मान लेते हैं कि Z इफेक्टिव का मान जो है कम है और वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक तो ये हमने मान लिया कि इस एटम के अंदर ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और एक हमने मान लिया लार्ज साइज कोई एटम मान लिया, ये ऐसा कोई एटम मान लिया, इसके अंदर जो Z इफेक्टिव लग रहा है इसके अंदर भी तो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, पर फ़र्क क्या पड़ रहा है, स्मॉल साइज जो एटम होता है ना उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पास में होते हैं किसी भी न्यूक्लियाई के, तो इसकी वजह से क्या होगा, उतनी ज़्यादा प्रबलता के साथ ये अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा। पर अगर हम लार्ज साइज एटम की बात करें तो ये जो न्यूक्लियाई होगा ये बहुत ज़्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन से, तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि पहली बात तो ये हो गई कि Z इफेक्टिव जो होता है ना वो साइज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक और आयनिक रेडियस फ़र्क तो पड़ ही रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बाइंड कर रहा है, आकार छोटा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं कर पा रहा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, आकार बड़ा है। अब Z इफेक्टिव कैसे करता है कि अगर हम बात करें कि N जो ये तो हो गई कि शेल अलग अलग हो गई, यहाँ पे शेल अलग अलग है, यहाँ पे N बराबर हमने मान लिया 2 था और यहाँ पे N बराबर हमने 1 2 3, तो N बराबर 3 हो गया, तो अलग अलग शेल के लिए हम बात करें N बराबर मान लिया कि सेम हो, कोई भी दो एटम के लिए N बराबर सेम हो, यानी कि शेल्स का जो नंबर हो या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि कक्षाएं जो होती है सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या या फिर कोशों की संख्या समान हो परमाणु के लिए। तो अगर हम आवर्त की बात करें तो बाएं से दाएं जाते हैं हम आवर्त में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, यानी किसी परमाणु में जैसे हम बात करते हैं कि हम इसी में डी ब्लॉक से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो ऐसे जाते हैं हम, तो हम बाएं से जब दाएं जाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम पीरियड में, यानी कि n बराबर से सेम होता है ना सबके लिए, क्योंकि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो शेल्स तो सेम ही रहेंगे, उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि n बराबर सेम होगा और उसके लिए शेल्स जो होंगे यानी कि शेल्स के नंबर जो होंगे वो सेम होंगे,
पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स से बढ़ेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बढ़ेंगे यानी कि न्यूक्लियाई जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि अगर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियाई की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी कि अगर हम बात करें कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं यानी प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, और प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियाई की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि जेड इफेक्टिव का मान इंक्रीज़ होगा, और क्योंकि जेड इफेक्टिव का मान इंक्रीज़ होगा ना, तो वो और स्ट्रांगली बाइंड करेगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बाइंड करेगा न्यूक्लियाई, उतना ही ज़्यादा इसका आकार छोटा हो जाएगा। अब इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, यानी नाभिक होता है, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और अपनी तरफ खींचेगा, सीधी सी बात है कि दो आवेश है जो कि अपोजिट चार्ज के एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो इनके बीच की दूरी कम होगी, बीच की दूरी कम होगी यानी कि रेडियाई कम होगी, और रेडियाई कम होगी तो एटॉमिक साइज तो अपने आप कम हो जाएगा, यानी कि जेड इफेक्टिव जो है जैसे जैसे बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियाई की स्ट्रेंथ, न्यूक्लियाई की स्ट्रेंथ यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर, और प्रोटॉन्स का नंबर कब बढ़ता है, जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, यानी कि परमाणु क्रमांक है जैसे जैसे बढ़ेगा पर कोश समान रहेंगे, परमाणु क्रमांक है वो तो बढ़ रहा है पर कोश की संख्या समान रह रही है, यानी कि शेल्स सेम रह रहे हैं, सॉरी कोश की संख्या सेम रह रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है पर कोश की संख्या समान होने पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे इसका मतलब है कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा ना वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और ये दूरी कम होने से एटम की एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगी, और सीधी सी बात है एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगी, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं सीधा सीधा कि जेड इफेक्टिव जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया एटॉमिक रेडियाई। क्यों, या फिर एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं। क्यों होगा ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ा रहे हैं, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और वैसे वैसे एटॉमिक साइज कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई कम हो रही है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और जितनी ज़्यादा प्रबलता से आकर्षित करेगा वैसे वैसे एटॉम का साइज डिक्रीज होता जाएगा, यानी एटॉमिक रेडियाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी जेड इफेक्टिव, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है परमाणविक त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज का मान जो होगा वो कम हो जाएगा, या एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई का मान कम हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाएगा तो एटॉमिक साइज अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। क्यों होगा ऐसा, ये तो हमने देख लिया कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, पर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा कैसे, इसको हम देखते हैं कि अगर हमने मान लिया कि जेड इफेक्टिव है वो बहुत कम है, यानी कि नाभिक जो है प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री टू मूव होगा ना, ये अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो इससे दूर जाना चाहेगा, क्योंकि अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा अपने आप, और अगर इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो एरिया घेर रहा है यानी कि कक्षा बढ़ जाएगी, कक्षा का जो आयतन होगा या क्षेत्रफल जो होगा वो बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो अपने आप एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ जाएगी, और एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगा, यानी कि अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा ना तो वो ज़्यादा प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, पर अगर जेड इफेक्टिव इतना प्रभावी नहीं हो रहा तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं साथ में, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्जन होगा ना आपस में वो ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया जेड इफेक्टिव का क्या असर पड़ता है। फिर हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है। अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, जेड इफेक्टिव देखा कि होता है क्या, आप देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। पहले तो हमने ये कहा कि ये कोई एटम है उसका न्यूक्लियाई है और ये कोई आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमने कह दिया कि कोई और शेल हो गया, ये तो हो गया न्यूक्लियाई हो गया एटम का, ये हो गया आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। पर
आउटर मोस्ट शेल में अकेले में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और भी शेल अगर माने तो वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जेड, ये जो पॉजिटिव चार्ज्ड यानी न्यूक्लियाई है, ये तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, पर बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें अपोजिट चार्ज है, तो ये तो कहते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इसको रिपेल कर रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों के चार्ज सेम है और सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इसको दूर धकेलेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर बनाया अगर इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दूर धकेलेगा, और दूर धकेलेगा यानी कि ये इसको दूर धक्का दे रहा है, और दूर धक्का देगा तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। कैसे देखते हैं। यानी कि हमने क्या कहा कि हम कर क्या रहे एक्चुअली, हमने कहा कि हम कह रहे हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियाई के अलावा, न्यूक्लियाई के पास में बहुत सारे शेल्स हैं। ये जो न्यूक्लियाई होगा इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, पर ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा यानी बाहर की तरफ धक्का देगा, और बाहर की तरफ धक्का देगा यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरीके से बचा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को कि ये मेरे को तो अपनी तरफ खींच रहा है पर तेरे को तो ना खींचे। यानी कि इसको हम लैंग्वेज में तो नहीं लिख सकते, पर ऐसे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक तरीके से प्रभावी नाभिकीय आवेश से बचा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। यानी कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रभावी नाभिकीय आवेश से रक्षित करते हैं, यानी बचाते हैं। इसी को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। यानी कि क्या कहेंगे हम, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं किसको है, या फिर शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि इंटरनल या फिर आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेड इफेक्टिव से रक्षित करते हैं, या फिर बचाते हैं, तो इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इसको अगर हम ऐसे नहीं समझना चाहें कि हमने ये तो कह दिया कि न्यूक्लियाई है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पर ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। रिपल्जन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, और जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझना चाहे तो इसको ये समझते हैं परिरक्षण। रक्षण आ रहा है इसमें वर्ड, रक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना, और इसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं ना, शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब भी क्या होता है, शील्डिंग करना यानी कि बचाना। यानी कि सीधी सी बात ये है कि रक्षा कर रहा है या फिर बचा रहा है कौन, इंटरनल जो शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बचा रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जेड इफेक्टिव से। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे नहीं समझे ना तो बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है, मान लो कि ये है दानव और ये हम है और ये हमारा फ्रेंड है, तो या फिर ये हमारा फ्रेंड और ये हम है, तो ये हमारा जो फ्रेंड है ना वो खुद तो दानव के चंगुल में जा रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है कि मैं तेरे को खा जाऊंगा, पर ये चाहता है कि मैं तो फंस रहा हूँ, कम से कम मेरा फ्रेंड तो ना फंसे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमें तो बचा रहा है कि एटलीस्ट हम तो इस दानव से बच जाए, यानी कि बचा रहा है, ये हमारा फ्रेंड हमें बचा रहा है इस दानव से। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि इंटरनल जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बचाएंगे जेड इफेक्टिव से या फिर न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन से, उस चीज़ को हम कहेंगे
परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, अब इसके क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर, यानी बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। और बाहर की तरफ धक्का देगा तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, वो अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घट रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है, क्योंकि प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रांगली बाइंडिंग हो रही है, स्ट्रांगली बाइंडिंग हो रही है और प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल भी इधर जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, होता तो खाली स्पेस ही, उसमें होते तो इलेक्ट्रॉन ही है। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा तो शेल अपने आप सिकुड़ जाएगा, और शेल सिकुड़ेगा तो आकार छोटा हो जाएगा। पर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है आंतरिक कोश का, ये इसको बचा लेगा, तो ये इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। अब बाहर की तरफ धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की तरफ जाएंगे ना तो एटॉम, क्योंकि हमने कहा कि शेल क्या होता है, शेल तो खाली एरिया होता है, उसमें होते तो इलेक्ट्रॉन ही है, और ये इसको बाहर की तरफ धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जो होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, या फिर एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, बढ़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरनल जो शेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को करेगा रिपेल, यानी कि उसको अपने से दूर करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। और अगर हम इसको ऐसे देखें कि शील्डिंग इफेक्ट, ये अगर इफेक्ट अगर घटेगा तो एटॉमिक साइज भी घटेगा। क्यों घटेगा एटॉमिक साइज, कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये अगर प्रबलता से अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर इसको रिपेल नहीं कर पा रहा है तो ये खुद तो जाएगा, साथ में अपने फ्रेंड को लेके भी डूबेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो है वो इसके साथ स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा, ये तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, साथ में इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा, और इसको अट्रैक्ट करेगा तो दोनों इधर खिसक जाएंगे, यानी शेल्स का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, और शेल का साइज़ छोटा होने से एटॉमिक साइज़ अपने आप कम हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई भी कम हो जाएगी। यानी कि हम ये कहें कि शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा ना तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज जो है हमारा क्या हो रहा है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियाई के। क्या है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियाई की, यानी शील्डिंग इफेक्ट जो है बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, अगर घट रहा है तो एटॉमिक रेडियाई घट रही है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, यानी कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, रिलेशन आ गए। अब हमने बता दिया कि दो फैक्टर्स थे हमारे पास, एक था जेड इफेक्टिव और एक था शील्डिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव जो था वो था कि कितने स्ट्रांगली बाइंड करता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियाई, जितना स्ट्रांगली बाइंड करेगा उतना ही इसका जो साइज़ है वो घटता जाए, क्योंकि अट्रैक्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा सिकुड़ के, और परमाणु का आकार अगर छोटा हो जाएगा तो रेडियाई भी कम हो रही है, यानी कि जेड इफेक्टिव तो जो है वो तो हमने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियाई हो गया। और शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इसका अपोजिट होता है कि शील्डिंग इफेक्ट अगर जैसे जैसे बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा एटम का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक साइज़ हो जाएगा। यानी कि हमने दो रिलेशन निकाले, शील्डिंग इफेक्ट तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज़ के, और जेड इफेक्टिव जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज़ के। तो ये हमारे दोनों फैक्टर्स हैं वो हो चुके हैं कि शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जेड इफेक्टिव जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज़ के। तो ये हमने रिलेशंस फाइंड आउट कर लिए है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।